और बेटे उस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोगों ने लिखा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखकर बताया था बेटे। मैंने आपसे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की थी बेटे चीजें, कि एक पर्सन के पास 100 शेयर्स हैं, उसका रेट 100 रुपीज है। अगर बेटे उसका शेयर मार्केट में 120 रुपीज हो जाए तो उसकी वेल्थ इंक्रीज हो गई 2000 रुपीज से। और मैंने ये भी बताया था ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसका मार्केट प्राइस 80 रुपीज हो जाए तो उसकी वेल्थ रिड्यूस हो गई बेटे 2000 रुपीज से, क्योंकि वो 8000 हो गई। लेकिन बेटे ये यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखवाया था, इट इज देयर फॉर क्लियर दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर राइसेस। ये तभी पॉसिबल है जब आपके मार्केट प्राइस जो है बेटे वो इंक्रीज। अब सर मार्केट प्राइस कैसे इंक्रीज होता है? मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी का मार्केट में कैसे इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, ऐसा क्या होगा कि उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा? ये क्वेश्चन बेटे हमारे माइंड में आता रहेगा। The question arises, what steps should be taken by the finance manager to raise the market price of his company share? अब फाइनेंस मैनेजर के सामने ये क्वेश्चन बार बार अराइज होगा कि वो क्या स्टेप्स ले, कैसे काम करे, जिसकी वजह से बच्चों मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज होता जाए बेटे। तो बेटे क्या होगा? ये जो फाइनेंस मैनेजर है, बेटे इसके दिमाग में बत्ती जली है और ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाए। इसके जवाब क्या है? इसके जवाब क्या हो सकते हैं? तो बेटे पहला, जाइना आप ध्यान से सुनना बेटा, आपका पॉइंट यहां पर आ गया जो आपने मुझे मैसेज किया था। पॉइंट नंबर 1, ऑप्टिमम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंपनी के पैसे को किस तरीके से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में लगवाए, वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगाए। कि कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है बेटे, उसको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो कंपनी के पैसे को, कंपनी की कैपिटल को अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पैसे को इन्वेस्ट करवाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले जहां से कंपनी को मैक्सिमम लेवल पर प्रॉफिट हो। ओके सर, इट मींस इट मींस he should take such decision regarding इन्वेस्टमेंट, कि वो पैसे को कहां पे इन्वेस्ट कराए। इन्वेस्टमेंट एज आर रिलेटिवली मोर
profitable. It means he should take such decisions. वो इस तरीके के डिसीजंस ले बेटे, वो इस तरीके के डिसीजंस ले रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर एज आर रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल, जो बेटा उसके लिए मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी के लिए मोर प्रॉफिटेबल, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए, तो बेटे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, आपकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मार्केट में इंक्रीज होगी। ओके सर। बेटे सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन बेटे वो इस तरीके से मार्केट से पैसा प्रिक्योर करवाए जहां पे कंपनी के लिए कॉस्ट कम से कम आए बेटे। कॉस्ट फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ मनी, प्रिक्योरमेंट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो बेटे। हमें शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देना पड़े, हमें डिवेंचर को इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। अगर हम कम इंटरेस्ट पर डिवेंचर्स को इशू कर देंगे, हमें बैंक लोन कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, तो बेटे उसको कहा जाता है ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। मुझे बैंक से लोन लेना है, एक बैंक कह रहा है 18%, एक बैंक कह रहा है 10%, तो मैं बेटे 10% से लूँ कि मेरे को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट कम पे करने से मेरी कॉस्ट कम आएगी बेटे। ठीक है सर। इट मीन्स that he should make such a mix of डेब्ट कैपिटल मतलब कि डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल as has the minimum cost of capital. सर ये हमें पता कैसे लगता है कि डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल का हम किस तरीके से मिक्स बनाएं जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए। बेटे ये हम लोग आपको अभी आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। It means that he should make such a mix of debt capital यानी debentures and share capital as has the minimum cost of capital. Okay sir. Point number 3, optimum dividend decision. शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको बहुत समझदारी से पे करना है, बहुत अच्छा डिसीजन आपको लेना है, एक ऑप्टिमम लेवल पर डिसीजन लेना है जिससे कि आप अपने पास सफिशिएंट रिजर्व रख पाए फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए और मार्केट प्राइस आपका इंक्रीज हो जाए। ओके सर। इट मींस अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही स्टार्ट होने वाला है बेटे, अभी मैं उस पर और डिटेल चर्चा करूंगा। इट मींस दैट total profits of the company should be distributed
among the shareholders in such a manner that they feel satisfied and at the same time company also has sufficient reserve to meet its future requirement. It means that total profit of the company should be distributed among the shareholders in such a manner that they feel satisfied. वो बेटे satisfied feel करे कि उनको जो पैसा दिया गया है, जो पैसा उनको distribute किया गया है, वो उससे खुश रहे. And at the same time, company also has sufficient reserve to meet its future requirement. कि हमारे पास बेटे sufficient reserve होना चाहिए future uncertainty से बचने के लिए. ठीक है सर. अगर आप बेटे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन रखकर, डिविडेंड डिसीजन लेकर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर, अगर आप ऑप्टिमम लेवल पर ये डिसीजन लेते हैं बेटे, तो हम आपको ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी ही होगी. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बेटा इंक्रीज होगा ही होगा. डिसीजंस टेकन in the above manner help to make the financial position of the company strong and it has a positive effect on the market price of the shares. It can therefore be said it can therefore be said that the objective of financial management is wealth maximization. अगर आप ये डिसीजंस बेटे इस तरीके से लेते हैं जैसा हमने आपको बताया है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर. और बेटे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो अचीव होता है. ठीक है सर. बेटे मैं आगे की चर्चा डिविडेंड डिसीजन से ही करूंगा. ठीक है, मैं बीच बीच में से चैप्टर को आगे पीछे लेकर आऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं चैप्टर को थोड़ा आगे पीछे लेकर आऊंगा.
बेटे हर कंपनी ये चाहती है कि उसको मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हर कंपनी ये चाहती है कि उसको मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कौन नहीं चाहेगा उसको प्रॉफिट हो? हर कोई चाहेगा उसको प्रॉफिट हो। और बेटा उसके लिए कंपनी बहुत प्रयास करती है, मतलब एफर्ट्स लगाती है कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें। एफर्ट्स लगाती है कंपनी, मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हो उसके लिए कंपनी बहुत प्रयास करती है। फिर बेटे मान लो कंपनी इस प्रयास में सफल होती है और कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। अब बेटे कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि इस प्रॉफिट में वो कितने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे और कितने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड ना करे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे। तो कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि इस प्रॉफिट में कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। ये कंपनी को सोच समझकर समझदारी से डिसीजन लेना होगा। जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स, जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स, बेटे उसको कहा जाता है डिविडेंड। हम उसको कहते हैं डिविडेंड। जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट के जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है सर। सर डिविडेंड किसको दिया जाता है? अरे बच्चों कैसी बात पूछ रहे हो, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा ना। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको ही तो डिविडेंड कहते हैं। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। जी सर। तो बेटे कंपनी को ना ये डिसाइड करना होगा, कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि वो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। ये कंपनी को डिसाइड करना होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब सर उसको डिविडेंड देते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा। कंपनी को बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा जो कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। कंपनी को उन सारे फैक्टर्स को देखना होगा जो डिविडेंड डिसीजन को लेते वक्त उसको अफेक्ट करते हैं। ओके सर। बेटे उसका नाम हम लोगों ने रखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कि कंपनी कब ज्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी कब कम डिविडेंड देगी, बेटे ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है। और ये वो फैक्टर्स बेटे डिसाइड करते हैं
जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बात तो समझा दी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको डिविडेंड कहा गया, जो नहीं किया गया उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा गया। अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि कब डिविडेंड ज्यादा दिया जाए और कब डिविडेंड कम दिया जाए, जो इस फैक्टर्स के आधार के बेसिस पर होगा। और उन फैक्टर्स को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उन्हीं फैक्टर्स के आधार के ऊपर, उन्हीं फैक्टर्स के आधार के बेसिस के ऊपर कंपनी ये डिसाइड करती है बच्चों कि डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या डिविडेंड कम देना चाहिए। ओके सर, अब बच्चे साथ साथ लिखेंगे। इट refers to the determination of how much part of the earning should be distributed among shareholders by the way of dividend, and how much should be retained for meeting future needs as retained earning. बेटे यहां पे जो मैंने अभी आपको अंग्रेजी में लिखवाया, आप उस बात को समझो। It refers to the determination of how much part of the earnings should be distributed among shareholders by the way of dividend, and how much should be retained for meeting future needs and retained earnings. बेटे शेयर होल्डर्स तो ये चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। शेयर होल्डर्स तो ये चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। उनको तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, मैक्सिमम डिविडेंड मिले, वो तो खुश रहेंगे ना कि हमारे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी को समझदारी से उनको ये समझाना है, कंपनी को समझदारी से उनको ये समझाना है, उनको सेटिस्फाइड करना है कि जो आपका पैसा हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में रखा है उसे हम आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, उसे हम आगे बहुत अच्छे बिजनेस में लगाएंगे और वहां से हमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको फ्यूचर में और ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अच्छा सर, तो यहाँ पे कंपनी जो पैसा अपने पास रखती है तो शेयर होल्डर्स को ये बात समझाई जाती है कि कंपनी उस रिटेन्ड अर्निंग्स को आगे बिजनेस के अंदर मिलने वाले अच्छे प्रपोजल्स में, मिलने वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसे को इन्वेस्ट करेगी। और बेटे उस जगह जहां पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा फ्यूचर में, वहां से बहुत हायर प्रॉफिट्स होंगे और वो हायर प्रॉफिट्स हायर डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को, हमारे अंशधारकों को मिलेंगे। अच्छा सर, इसलिए वो यहां पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कम डिविडेंड लेने के लिए। हाँ बेटे, रिटेन्ड अर्निंग्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी तो शेयर होल्डर्स का है। एक्चुअल के अंदर मालिक तो शेयर होल्डर्स ही हैं। वो उस प्रॉफिट को अभी ले ले या अपनी कंपनी में छोड़ दे, बाद में ले ले, लेकिन हर शेयर होल्डर मार्केट में रिस्क लेके पैसा लगाता है।
तो वो ये चाहता है कि अगर अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, तो कंपनी क्यों ना वहां हमारे रिटेन अर्निंग्स को लगाए, हमें बाद में फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है बेटे। तो आगे की बात बच्चे फिर लिखेंगे, इससे आसान अंग्रेजी में नहीं लिखवा पाऊंगा। जनरली द शेयर होल्डर्स want that they should get the maximum dividend and the finance managers want that the maximum amount of money should be kept to fulfill the future needs of business. Future needs of business. However, the financial manager however, the financial manager has to strike a balance so that both the parties remain satisfied. बेटे फाइनेंशियल मैनेजर दोनों तरफ बैलेंस बनाता है कि शेयर होल्डर्स भी खुश रहें, कंपनी भी खुश रहे। दिस डिसीजन बेटे अपने दोस्तों से पूछ लेना, जो पैराग्राफ मैंने अभी लिखवाया है, अगर वो कोई इसका आंसर दे दे। दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पोजेबल, डिस्पोजल और सरप्लस डिसीजन। बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ के देखना। बेटे कितना अमाउंट का डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेन रखा जाए, इसी डिसीजन को कहा जाता है डिविडेंड डिसीजन। इसी डिसीजन को कहा जाता है डिविडेंड डिसीजन। हम लोग इसी को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं बच्चों। ओके सर। सर आप हमें इसके बारे में एक लाइन लिखवा सकते हैं? बेटे मैं जरूर लिखवा देता हूं। इट डिटरमाइंस what percentage of profits is to be distributed as dividend and
what percentage should be retained to meet out the future needs of the business. हमने यहाँ बेटे सितारा बनाया. Dividend decision. It determines what percentage of profits is to be distributed as dividend and what percentage should be retained to meet out the future needs of the business. ठीक है सर. Factors affecting dividend decision. Factors affecting dividend decision. आप हमें उन फैक्टर्स के बारे में बताएं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. सर मतलब हम इन फैक्टर्स से ये बात जानेंगे कि कंपनी कब डिविडेंड ज्यादा देती है और कंपनी कब डिविडेंड कम देती है. हाँ बेटा, अभी तो मैं आपको सिर्फ फैक्टर्स को समझाऊंगा और लिखवाऊंगा. इसको लर्न करने का तरीका जो मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बता देता हूं बेटे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप समझ. पॉइंट नंबर वन. अर्निंग्स. बेटे अगर हमारी कंपनी के पास प्रॉफिट्स उनकी अर्निंग्स ज्यादा है, बेशुमार प्रॉफिट हो रहा है, बेशुमार अर्निंग्स हो रही है, तो बेटे बेशुमार प्रॉफिट से बेशुमार अर्निंग होने की वजह से हम डिविडेंड ज्यादा देंगे. और बेटे अगर अर्निंग्स कम है, कंपनी के पास कम अर्निंग्स हो रही है बेटे, तो वो डिविडेंड कम देगी. तो सर अगर हमारे पास केस स्टडी में आता है कि किसी कंपनी को बहुत अर्निंग्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो बेटे उसको हम डिविडेंड ज्यादा देंगे. तब कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है. और जब अर्निंग्स कम होती हैं, जब प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो हम डिविडेंड कम देते हैं. ठीक है. द डिविडेंड इज पेड the dividend is paid out of the present and reserved profits. Therefore, greater amount of total profit will ensure greater dividend. अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट है, तो आपको इंश्योर किया जाएगा ग्रेटर डिविडेंड. ठीक है सर. पॉइंट नंबर 2. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. आप ध्यान से देखेंगे बच्चे. एक कंपनी है बेटे जहां पर एक स्टेबल तरीके से अर्निंग हो रही है. कंपनी ए एकदम स्टेबल अर्निंग हो रही है.
एक कंपनी बी है बेटे, जहां फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी प्रॉफिट अपर में जाता है, कभी नीचे आता है, कभी स्टेबल रहता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, स्टेबल, ऐसे चल रहा है। यानी सर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है अर्निंग में, यहाँ बेटे फ्लक्चुएशन है। ये कंपनी बी है बेटे। तो अब आपको ये बताना है कि अगर आपके अर्निंग्स स्टेबल नेचर में है बेटे, अगर आपके अर्निंग्स में स्टेबिलिटी है, वहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं, आप कहीं अपने अर्निंग्स को ऊपर नीचे नहीं हो रहा है बेटे, बिल्कुल डायरेक्ट अर्निंग आ रही है बेटे। आपने इस तरीके से पॉलिसी बनाई है कि आपकी जो अर्निंग है बेटे वो डायरेक्ट रहे, आपकी अर्निंग के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही। जी सर। तो बेटे जिस कंपनी में स्टेबल अर्निंग होती है, वहां पे बेटे ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है, और जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं होती हैं, वहां पे डिविडेंड कम दिया जाता है। ओके सर। A company having stable earnings, a company having stable earning is in a position to declare more dividend and vice versa। जिस कंपनी के अंदर स्टेबल अर्निंग है बेटे, वो इस पोजीशन में होती है कि वो ज्यादा डिविडेंड दे पाए। अगर स्टेबल अर्निंग नहीं है तो बेटे हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाते। ओके। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बेटे, अगर कंपनी के पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी को फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मान लो कंपनी के पास प्रोजेक्ट ए भी है, कंपनी को प्रोजेक्ट बी भी मिल रहा है, ये कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं हैं, और कंपनी इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर भी सकती है। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आएगा बेटे, कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बेटे। कंपनी उस प्रॉफिट को क्या करेगी, कंपनी उस प्रॉफिट को इन प्रोजेक्ट्स में लगा देगी बेटे, वो इन प्रोजेक्ट्स में उस प्रॉफिट को ले आएगी। जब वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन प्रॉफिट्स को लेकर आएगी ना बच्चों, तो कंपनी को फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देकर सेटिस्फाइड कर देंगे। तो यानी सर अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो डिविडेंड कम दिया जाता है, लेकिन अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं, कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कंपनी फिर डिविडेंड ज्यादा देगी, रिटेन अर्निंग्स कम रखेगी। ओके सर। इफ द कंपनी हैज मोर opportunities for growth, it will require more finance। In such a situation, a major part
of the income should be retained, and a small part of it should be paid as dividend. If the company has more opportunities for growth, it will require more finance. In such a situation, a major part of the income should be retained and a small part of it should be paid as dividend. ठीक है सर.